बेताल कथा। 3 मित्र। दृढ़व्रती विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आए। पेड़ पर से शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगे। तब शव में वास करने वाले बेताल ने उनसे पूछा, राजन, इस रात्रि के समय आपको अपने सुखदायी शयन गृह में मुलायम गद्दे पर सोना चाहिए था, मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ को पाने के लिए इस भयानक श्मशान में घूम रहे हैं। श्रम को भुलाने के लिए हिरणी नाम की एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बेताल कहानी सुनाने लगा। प्राचीन काल में दंडकारण्य में एक गुरुकुल था। आचार्य विद्यासागर उसका संचालन किया करते थे। किसी प्रकार का राजाश्रय इस गुरुकुल को प्राप्त न था। इस कारण संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं बेचते थे। विद्यासागर को इसलिए उसको चलाना कठिन सा हो गया। वे साधारण परिवारों के बच्चों को अपने शिष्य बनाकर उन्हें अपनी अभिरुचि के अनुरूप शिक्षा देते थे। उसी गुरुकुल में हिरणी नामक एक लड़की साहित्य का अध्ययन करने के लिए भर्ती हो गई। संगीत का अध्ययन करने वाले मल्लिनाथ और खड्ग विद्या का प्रशिक्षण लेने वाला शशिधर के साथ इस लड़की का परिचय हो गया। उनकी मित्रता समय के साथ गाढ़ी होती गई। हरिणी संगीत में भी विशेष अभिरुचि रखती थी। मल्लिनाथ के मधुर गीतों को वह तन्मय होकर सुनती थी। खड्ग विद्या का विद्यार्थी शशिधर भी कला प्रेमी था, मगर वह किसी भी कला में प्रावीण्य संपादन नहीं कर सका। अल्पकाल में ही हिरणी एक उत्तम कवयित्री बन गई। मल्लिनाथ महान संगीत विद्वान बना और शशिधर खड्ग विद्या में निपुण बन गया। एक दिन विद्यासागर ने अपने शिष्यों को इकट्ठा बुलाकर कहा, आज से तुम्हारी विद्या पूरी हो चुकी है। अब तुम अपनी अपनी किस्मत की खोज में चले जाओ। उनके कल्याण की कामना प्रकट करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को हृदयपूर्वक आशीर्वाद दिए। शशिधर घोड़े पर सवार होकर एक जंगल से होकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ नकाबधारी एक आदमी पर हमला कर रहे हैं। उसने तत्काल अपने म्यान में से तलवार निकाली और उन लोगों का सामना किया। बिजली की गति से चलने वाली उसकी तलवार के सामने वे नकाबदारी टिक नहीं सके और वे तितर बितर हो भाग खड़े हुए। थोड़ा घायल होकर ज़मीन पर गिरे हुए उस आदमी ने शशिधर से कहा, मैं इस देश का राजा हूँ, शिकार खेलने आया था और अपने परिवार से अलग होकर दूर चला आया था। ये नकाबदारी शायद डाकू है। इन लोगों के कारण मेरी प्रजा सत्रस्त है। कई लोगों ने मेरे पास इनके बारे में शिकायतें भी की है। शीघ्र ही अपने सिपाहियों से कहकर इनका बंदोबस्त करवाऊंगा, मगर यह तो बताओ तुम कौन हो? तुमने अकेले होते हुए भी इन डाकुओं का बड़ी बहादुरी से सामना किया। तुम्हारी खड्ग विद्या का चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम बिल्कुल ठीक समय पर मेरी मदद के लिए पहुँच गए। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम्हारी यह सहायता प्रशंसनीय है। महाराज, प्रशंसा मेरी नहीं, मेरे गुरुजी की होनी चाहिए। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। वे मुझे यह विद्या न सिखाते तो मैं आपका काम न आता। शशिधर ने कहा, ओ ऐसी बात है क्या? तुम्हारे गुरु इतने महान हैं? ठीक है, तुम जो चाहो मांग लो। राजा ने कहा, मैं अपने गुरु विद्यासागर को गुरुदक्षिणा भी समर्पित न करने वाला एक निर्धन हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि वे जो गुरुकुल चला रहे हैं उसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहायता कीजिए। शशिधर ने निवेदन किया। राजा ने राजधानी में प्रवेश करते ही अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने वाला शशिधर को अपने अंगरक्षक का काम सौंप दिया
और उसके गुरु विद्यासागर के पास अपने एक अधिकारी को द्वारा बहुत सा धन भेजा। एक दिन शशिधर उसी नगर में रहने वाले मल्लिनाथ को देखने गया। उसका परिवार अत्यंत दरिद्र था। उस समय मल्लिनाथ के पास कुछ बच्चे संगीत सीख रहे थे। फिर भी शशिधर ने अंदाज़ा लगाया कि मल्लिनाथ को इससे प्राप्त होने वाला धन उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। मल्लिनाथ को जब पता चला कि उसका मित्र राजदरबार में नौकरी पा चुका है, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शशिधर से अनुरोध किया, मित्र, तुम किसी भी उपाय से अपने प्रभाव का उपयोग करके मुझे भी राजदरबार में कोई नौकरी दिला देना। लेकिन शशिधर ने मल्लिनाथ का राजा से परिचय नहीं करवाया। अपने दरबार के ऊंचे ओहदों पर विराजमान अधिकारियों तथा नगर के प्रमुख व्यक्तियों से उसका परिचय करवा दिया और उन्हें बताया कि मल्लिनाथ संगीत का महान विद्वान है। उनमें से कुछ संगीत प्रेमी लोगों ने मल्लिनाथ को एक संगीत विद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिया। शशिधर ने भी उसे यथाशक्ति आर्थिक सहायता दी। थोड़े ही दिनों में मल्लिनाथ के संगीत कौशल का नगर में प्रमुख व्यक्तियों में खूब भोलाभाल हुआ। वे लोग अक्सर मल्लिनाथ की संगीत सभाओं का आयोजन करने लगे। ऐसे संदर्भ में हर एक सभा में उसका संगीत सुनने उपस्थित होने वाली एकमात्र स्त्री हरिणी थी। शशिधर अवकाश के समय ही उन सभाओं में हाजिर होता था। एक दिन मल्लिनाथ ने हिरणी से कहा, राज दरबार में जब शशिधर अपना अच्छा प्रभाव रखता है, फिर भी उसने आज तक कभी राज दरबार में मेरी संगीत सभा का आयोजन नहीं कराया। शायद वह मुझसे ईर्ष्या करता है। चाहे जो भी हो, तुम ही एक बार उसे समझाकर राज दरबार में मेरी संगीत सभा का आयोजन करवाने का अनुरोध करोगी? हिरणी ने एक बार शशिधर से मिलकर मल्लिनाथ की संगीत सभा का दरबार में आयोजन कराने की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में शशिधर के प्रयत्नों से राजा के सम्मुख मल्लिनाथ ने अपनी कला पेश की। उसके संगीत पर खुश होकर राजा ने बड़ी उपहार व धन देकर मल्लिनाथ का अपूर्व सत्कार किया। इससे उसका संगीत विद्यालय केवल नगर में ही नहीं, सारे राज्य में प्रथम स्थान पर गया। एक दिन मल्लिनाथ की संगीत सभा में उपस्थित होकर सभा की समाप्ति पर हरिणी घर लौट रही थी। तब मल्लिनाथ ने उससे कहा, हरिणी, मैं बहुत समय बाद अपने मन की कामना प्रकट कर रहा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर हरिणी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं आपकी हर सभा में इसलिए उपस्थित रहती हूँ कि मुझे संगीत में बड़ी रुचि है। बस इसलिए कृपया आप विवाह का प्रस्ताव न कीजिए। और वह घर चली गई। हरिणी का उत्तर सुनकर मल्लिनाथ को ऐसा लगा कि वह केवल घमंडी नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अगले दिन हरिणी शशिधर के घर पहुंची और उनसे पूछा, क्षमा कीजिए, मैं एकदम स्पष्ट रूप से एक बात आपसे पूछ रही हूँ, मगर इसलिए आप मुझे हल्का मत मानिए। मेरे माता पिता मेरे विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आपको यह सम्मत है? हरिणी का निर्णय जानकर शशिधर बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी सम्मति प्रकट कर उसने शीघ्र ही हरिणी के साथ विवाह कर लिया। यह कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, राजा, संगीत प्रेमी हरिणी ने अत्यंत यशस्वी व संपन्न मल्लिनाथ का विवाह का प्रस्ताव ठुकराया और अत्यंत सहज नारी लज्जा भी त्याग कर शशिधर के साथ विवाह कर लिया। क्या वह अहंकार और अविवेक नहीं है? अपने मित्र के अनुरोध करने पर भी शशिधर ने राजदरबार में मल्लिनाथ की संगीत सभा का आयोजन नहीं किया, मगर हरिणी के कहने पर उसने वही बात मान ली। क्या यह बात ईर्ष्या से प्रेरित नहीं है? इस संदेह का समाधान जानकर भी ना करोगे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने झट उत्तर दिया,
हरिणी के व्यवहार पर अहंकार व अविवेक के आरोप लगाना ठीक नहीं है। किसी प्रकार से राजाश्रय न पाए गुरुकुल में उसने विद्याभ्यास किया था, इसलिए तर्कसंगत विचार करके हरिणी ने यश व संपत्ति के मोहजाल में बिना फंसे अपने सहपाठियों में से जो उन्नत था उसका वर्ण किया, पर बिना पूछे मदद देने वाला आप्त होता है। इसलिए शशिधर ने मल्लिनाथ का प्रथम नगर के प्रमुखों से परिचय करवाया। तत्काल राज दरबार में संगीत सभा का आयोजन न करने का कारण ईर्ष्या नहीं बल्कि उसकी दूरदर्शिता है। असल में बात यह है कि संगीत सभा के लिए यदि राजा से सम्मति पानी हो तो उस संगीतकार की योग्यता मात्र प्राप्त नहीं होती, मगर उसकी योग्यता प्रामाणिक हुई होना ज़रूरी होता है। नगर के प्रमुखों और संगीत प्रेमियों ने भी जब मल्लिनाथ की संगीत प्रज्ञा की प्रस्तुति की, तब उसकी विद्वत्ता अपने आप प्रमाणित हुई। इसके बाद हरिणी का मल्लिनाथ के लिए शशिधर से अनुरोध करना और शशिधर के संगीत सभा का आयोजन करना, यह तो संयोग की बात है। इस प्रकार उत्तर देकर राजा के चुप होते ही बेताल उस शव के साथ अदृश्य होकर फिर उसी वृक्ष पर जा बैठा।